हेलो लर्नर्स। आईएएस सुनील कुमार धनवंता सर ने जो भी एडवाइस दी है अपने इंटरव्यूज़ में आफ्टर सिलेक्शन, और जो मैंने पिन पॉइंट स्ट्रेटजी ऑब्जर्व की है सर की, वह आप इस वीडियो में देखोगे और डेफिनेटली यह वीडियो आपकी हेल्प करेगा यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करने में। और वीडियो को पूरा ध्यान से देखना गाइस, यह वीडियो आपकी सालों की मेहनत बचा सकता है। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और सबसे पहले सर की बेसिक एडवाइस जानेंगे। सर ने कहा है कि सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, मतलब स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी है। अब स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसे करनी है, तो सबसे पहले पढ़ना है आपको ऑप्शनल, उसके बाद एथिक्स और ऐसे, और फिर GS1, फिर GS2 और फिर GS3। सबसे कम नंबर जितने टॉपर्स के हैं उनमें से अधिकतर के GS2 और GS3 में आते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने जी जान से मेहनत ना की हो इन पेपर्स के ऊपर। कुछ पेपर्स ऐसे होते ही हैं कि उनमें नंबर्स नहीं आते जिस हिसाब से आप उनके लिए मेहनत करते हो। इसीलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि स्मार्ट स्ट्रेटजी करना है, मतलब कम से कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट लेना है। और स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको बताने के लिए ही मैंने चैनल स्टार्ट किया है। अगर आप देख रहे हैं तो सही ट्रैक पर हैं, बस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अब ऐसा भी नहीं है कि आप GS2 और GS3 को ऐसे ही छोड़ दें बिल्कुल से। आपको इन सब्जेक्ट का बेसिक्स पढ़ना है और करंट को पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो सबसे ज़्यादा करंट इन्हीं दो पेपर्स में है। तो आपको करंट पढ़ना है और इनकी जो बेसिक्स बुक हैं उनको पढ़ना है, और फिर आपको टेस्ट लगाने हैं। तो मतलब जितने सबके नंबर आते हैं उतने आपके भी नंबर आ जाएंगे इन पेपर्स में, अगर आप इतना कर लोगे तो। और आपकी स्ट्रेटजी घंटे वाइज ना होकर टॉपिक वाइज होनी चाहिए, कि मतलब हमें एक टॉपिक ख़त्म करना है, चाहे वो 2 दिन में हो, चाहे वो 2 घंटे में हो या 12 घंटे में हो, बस हमें ये टॉपिक ख़त्म करना है। आपको घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना है, ये बोला है सर ने। और सर ने कहा है कि आपका सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि ये एग्ज़ाम कितना कॉम्पिटिटिव और अनप्रेडिक्टेबल है ना। तो अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन होगा तो आपको एक तो डर कम लगेगा, और एक अपन प्रैक्टिकल अप्रोच रखें तो सेकंड ऑप्शन होना ही चाहिए। अब इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों की सेकंड ऑप्शन की अप्रोच यही होती है कि उन्हें फर्स्ट ऑप्शन को ही सक्सेस करना है ना। तो अब इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन सर ने यही कहा है कि आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। और अगर आप आज से तैयारी शुरू करो तो आज से ही लिखना स्टार्ट कर दो, टूटा फूटा कुछ तो लिखोगे आप। और एक बात याद रखना, यदि कोई तुम्हें IAS बनाएगा तो वह है तुम्हारी आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी के बारे में वीडियो में आगे थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। सर ने 1 साल का टाइम टेबल बताते हुए कहा है कि 31 जनवरी तक आपका सब कुछ कवर हो जाना चाहिए, मतलब प्री मेंस ऑप्शनल तीनों की तैयारी हो जानी चाहिए। 31 जनवरी के बाद आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं हुआ तो 1 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी आपकी। और 31 जनवरी के बाद पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है आपको बेसिक टेस्ट करंट, बस इतना ही पढ़ना है आपको प्री के लिए। बेसिक एडवाइस के लास्ट पॉइंट में एक फैक्ट्स बताऊं जो अभी बिगिनर्स हैं उनके लिए, कि मेंस में भी 20 में से 20 क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं। अब कोई एक आधा हो तो भाई मैं कह नहीं सकता, लेकिन सर ने यही कहा है कि 20 में से 20 क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं, लेकिन आपको करने पूरे हैं। तो वह कैसे करोगे, उसके लिए सर ने एक स्ट्रेटजी बताई है, वह है कि तिल का ताड़ और गागर में सागर। अब इसका मतलब यह है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आता है तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल लिखते ही रहना है, नहीं, गागर में सागर को भर देना है। जिसमें आपको कुछ नहीं आता, तिल बराबर आता है, तो उसमें आपको तिल का ताड़ बना देना है। मतलब ये स्ट्रेटजी है मेंस की। अब मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता देता हूँ कि आप पहले से ही समझ जाएं, पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, है ना। चलो ये तो हो गई बेसिक एडवाइस। अब थोड़ी प्रीलिम्स के लिए एडवाइस जानते हैं सर की। प्रीलिम्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बेसिक सेक्शन,
जैसे अभी जो रवि सिहाग सर हैं उन्होंने भी यही कहा था कि बेसिक सेक्शन आपका प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आप अपना करंट सेक्शन निपटाइए और प्रीलिम्स में आपको फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। मतलब कि एंशिएंट मिडाइवल में किसको क्या कहते थे। अब आपको ऐसा तो याद नहीं रहेगा कि अगर आप बुक्स ही पढ़ते रहोगे तो जाने किसको क्या कहते होंगे, दिमाग में वैसे जाने कितनी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो आप इसके नोट्स बना लीजिए। जैसे कोई न्यू रिपोर्ट आ गई है ना, आप कहीं से आपको कोई डाटा मिल गया तो इन सब के आप नोट्स बना सकते हैं अगर आपको याद नहीं होते हैं। और फिर इम्पोर्टेंट है प्री के लिए प्रैक्टिस टेस्ट, और जो आपको 60 to 70 टेस्ट लगाने हैं अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो। और जब आप इतने टेस्ट लगा लोगे तो आपके सारे डाउट अपने आप से ख़त्म हो जाएंगे। कि मतलब जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, कितने क्वेश्चन लगाने हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते उन्हें कैसे लगाना है, ये सब डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे, है ना। और फिर लास्ट है अपना जैसे सी सेट, अपना सेकंड पेपर। तो उसके लिए सर ने कहा है कि प्रैक्टिस आप 2011 से अब तक के जो भी सी सेट के PYQ हैं उन्हें देख सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उनका जो कॉन्सेप्ट है उसे समझ लीजिए। उसके बाद आपको सी सेट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यह तो हो गई सी सेट की स्ट्रेटजी। अब आप जानते हैं मेंस की स्ट्रेटजी। अब आप मेंस की जो भी एडवाइस दी है सर ने उसे आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका सिलेक्शन और रैंक यहीं से डिसाइड होगा। फर्स्ट पॉइंट है कि मेंस की प्रिपरेशन करते समय आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। मतलब सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। सेकंड पॉइंट है कि जब आप PYQ देखो तो उन्हें देखते समय आपको सोचना है कि इनमें लिखने के लिए, मतलब इनका आंसर लिखने के लिए आपके पास क्या कंटेंट है। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे और जब आप देखोगे 20 to 25 ईयर्स के PYQ, तो आपका माइंडसेट वैसे ही हो जाएगा। अगर आप कोई चीज़ पढ़ोगे तो आप उसके भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ोगे, है ना। तो यह प्रैक्टिस ज़रूर करें। थर्ड पॉइंट है कि मेंस में आपको इशू वाइज नोट्स बनाने हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दूं। जैसे ऐसे एथिक्स हैं, तो अगर इनके एग्जाम्पल आ गए, न्यूज़पेपर में आ गए या कहीं आपने देख लिए, तो आपको इनके अलग से नोट्स बना लेने हैं। अब GS के लिए डाटा हो गया, जैसे बच्चों का हो गया, महिलाओं का हो गया, शिक्षा का हो गया, जनसंख्या का हो गया, स्वास्थ्य का, ST SC, मतलब आपको कोई भी डेटा मिल गया तो इसका आपको एक अलग से नोट्स बना लेने हैं। अब जो भी योजना हो गया और जो फ्लो चार्ट हो गई, इनको आपको बनाना है एक साथ में। जैसे अग्निवीर योजना आई है तो इसको आप फ्लो चार्ट में बता सकते हैं, है ना। तो आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं। फोर्थ पॉइंट है कि आंसर में आप अपने सजेशंस ऑथेंटिक सोर्सेस से लेकर ही उसमें लिखें। अब ऐसा मत करने लग जाना कि आप खुद के सजेशंस उसमें लिखने लग जाओ, कि मतलब जो आपकी काल्पनिक सोच है उसी से सजेशंस बना लो और लिखने लग जाओ। नहीं, जो भी ऑथेंटिक सोर्स है उसी से लेकर ही आपको आंसर में सजेशंस लिखना है। तो इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखना। फिफ्थ पॉइंट है कि आंसर में आपको ऐसे वर्ड लिखने हैं, ना तो कोई उन वर्ड को आपके आंसर में से निकाल सके, ना कोई उसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड डाल सके, कि मतलब उनका मीनिंग ऐसा हो कि अगर उसमें से कोई एक वर्ड भी निकाले तो पूरा मीनिंग ख़त्म हो जाए उस आंसर का। तो आपको ऐसे वर्ड्स सीख लेने हैं पहले से और ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है लिखने की आंसर को। आइए अब थोड़ा सर की आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी को जान लेते हैं डिटेल में। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको पहले ही दिन से क्वेश्चन को समझना है, प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन को और बेहतर बनाने की। और सेकंड पॉइंट है कि क्वेश्चन की डिमांड को स्ट्रक्चर वे में समझना है। मतलब क्वेश्चन में जो पहले पूछा गया है उसे पहले लिखना है और जो बाद में पूछा गया है उसे बाद में लिखना है। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन दिए गए हैं आप उनमें तो फेरबदल कर सकते हैं, कि मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से ना लिखकर 11 से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है उसमें फेरबदल मत कर देना आप, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट है
कि बुलेट पॉइंट, पैराग्राफ, मैप्स, डायग्राम, चार्ट, करंट अफेयर, ये सब आपको क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए लिखने या बनाने हैं, बिना मतलब के मत लिखने लग जाना है ना। फोर्थ पॉइंट, आंसर को सुधारने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और वह हैं कि आपको स्ट्रक्चर सही रखना है, डिमांड को फुलफिल करना है, लैंग्वेज सही होनी चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए और प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए। इन सब को मिलाकर आपका आंसर सुधरेगा। फिफ्थ पॉइंट है, आंसर में कभी भी गलत फैक्ट्स मत लिख देना, नहीं तो 0 नंबर मिलेंगे। और शुरू के 2-3 क्वेश्चन में तो लिख ही मत देना, नहीं तो जो चेक कर रहा है उसके मन में एक आउटलुक बन जाएगा और फिर उसका नुकसान आपको जो सही क्वेश्चन भी लिखा है उसमें भुगतना पड़ जाएगा। तो इस बात का जरूर याद रखें। अब थोड़ा ऑप्शनल के लिए जान लेते हैं, क्योंकि सर ने एक बहुत ही रिस्क वाला खेल खेला था और उसी से सर की रैंक भी आई है। सर ने अपना 2-3 महीने पहले ऑप्शनल चेंज किया था, मतलब हिंदी लिटरेचर लिया था ज्योग्राफी से। अब बताओ कितना बड़ा रिस्क लिया था सर ने, और सर ने क्यों चेंज किया था, उन्हें क्यों चेंज करना पड़ गया था। अब इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से सुन लेना, कहीं आप ना गलती कर दो ऑप्शनल लेने में कि फिर आपको भी ऐसा चेंज करना पड़ जाए। सबसे पहले तो सर ने कहा है कि अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है और आप उसमें कंफर्टेबल हो तो उसको बेझिझक ले लो, आपकी बहुत सारी मेहनत कम हो जाएगी। और दूसरा है कि आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। और तीसरा है कि उसमें गाइडेंस और मटेरियल भी होना चाहिए, ऐसा ना उठा लें कि भाई उसका कुछ मिल ही नहीं रहा है। और चौथा है कि हाल ही के नंबर के ट्रेंड उस ऑप्शनल में क्या है, कि मतलब उस ऑप्शनल में नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं अभी हाल ही में, तो इस ट्रेंड को भी आप एनालाइज कर लें। और यह सब यूपीएससी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना, उससे आप कर सकते हैं चेक कि क्या ट्रेंड चल रहा है अभी यूपीएससी का। और लास्ट है कि वह ऑप्शनल जीएस और एसए में आपकी कितनी हेल्प कर रहा है। अब ये सब पॉइंट देखने हैं आपको अपना ऑप्शनल लेते समय। अब थोड़ा इंटरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि सर के 2 बार 190 प्लस नंबर आए हैं और जो कि बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं इंटरव्यू में। सर ने कहा है कि आपने जो भी डेप्थ में भरा है उसके ऊपर आपके पास 8-8, 10-10 पॉइंट होने चाहिए बोलने के लिए। और अगर करंट में कोई इशू चल रहा है तो भी आपके पास 8-8, 10-10 पॉइंट होने चाहिए बोलने के लिए। और आप जो भी पॉइंट्स बनाओगे उसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही बना लेना। और सर ने कहा है कि आपका वहाँ पर एक ओपिनियन होना चाहिए किसी भी इशू को लेकर, और वह ओपिनियन आपका क्रिएटिव और पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप फील्ड में जाओगे तो आपको कुछ बदलाव करने हैं, ना कि आप सिर पकड़ के वहाँ पर ही कहते रह जाओगे कि यार बजट नहीं है, पैसा नहीं है, मैं कैसे डेवलपमेंट करूँ, कैसे क्या होगा। तो मतलब आपको सीमित साधन में भी आपको काम करना है, इसलिए आपका पॉजिटिव होना चाहिए। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आपको इन सब बातों के ऊपर ध्यान रखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है काम करने की। और अगर कोई कमी है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।